और दोस्तों मैं अमोल का सार आपका स्वागत करता हूँ सुबह 7 बजे के सेशन में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से कि फोकस होके पढ़ाई अब करोगे। और 3 घंटे का सेशन रहेगा जिसमें हम इकोनॉमिक्स पहले करेंगे, उसके बाद एसपी एंड देन आफ्टर ओसीएम। और पहले दिन का ये 3 घंटे का स्लॉट आप मेरे साथ अगर पढ़ लेते हो तो उसके बाद पूरा दिन फ्री होता है आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू जो आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसे दो चीजों का फायदा होगा। सबसे पहले सुबह उठने की आदत लग जाएगी जल्दी। और दूसरी बात, जब सुबह की शुरुआत पढ़ाई से हो जाएगी ना और एक बहुत 3 घंटे का एक स्लॉट निकल जाएगा पढ़ के, तो अपने आप आपकी जो गाड़ी है वो लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जो बच्चे अभी जुड़े हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स के दोस्त लोग नहीं उठे उन्हें मैसेज कीजिए, भाई उठ जाओ। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, जितना होगा ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट में ऊपर ऊपर से बता दिया जाएगा, डिटेल में पूरा एनालिसिस के साथ इसमें हम ये बातचीत करेंगे कि सर चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जिसका 11 मार्क्स का वेटेज तो है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पिछले दो दो मतलब 2-3 बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज कहां पे क्या आ चुका था, हमेशा की तरह दोस्तों एनालिसिस के साथ। और ये चैप्टर बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, उन्हें लगता है सर बाकी इकोनॉमिक्स सब कर लेंगे, बट ना ये चैप्टर नंबर 9 नहीं होगा हमसे, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट। जबकि देखिए आपको मैं थोड़ा एनालिसिस बताता हूं। 2022 के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आया था, बट उसके बाद आप जरा ध्यान से देखिए 3-3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव अगर इस चैप्टर से आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में यही तो हमें स्कोर करना है, पहले 20 में से 20। तो इसीलिए इस चैप्टर का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। समझ में आ रहा है दोस्तों? 2025 के लिए हम बाकी आगे तो पढ़ने वाले, लेकिन आप अगर सुबह उठ रहे हो, मुझे अगर वक्त दे रहे हो, तो ये मैं पूरा अश्योरेंस आपको देता हूं कि आपका कोई भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना भी आप कंटेंट लो वो समझे और आपको याद भी रहे, और टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लर्निंग सब हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, चलो फटाफट से 100 से ज्यादा बच्चे, 150 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, एक क्विकली लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। इको की पढ़ाई बहुत पीड़ित पीछे रहेगी बेटा, टेंशन मत लो, अभी तो इस सेशन में कवर होगा और 10 दिन के इसमें भी मैं कवर करा के दूंगा। इको कुछ रहेगा नहीं, ये मेरा आपको वादा है। चलो पहले तो इस चैप्टर के 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले, भाई तो छोड़ नहीं सकते। दूसरा, आप देखिए दोस्तों इस चैप्टर में आप लोगों को दिखेगा कि डिफरेंस बिटवीन 2-2 मार्क्स के तो आ ही रहे 23-24, तो हो सकता है 2025 में पूछ लिया जाए, नहीं तो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट आ रहा है तो 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2A आइडेंटिफाई द कंसेप्ट या डिफरेंस बिटवीन, यहां पे भी एक सवाल आता है। कौन सा आता है मैं अभी करवाऊंगा आपको, पहले चैप्टर का आइडिया दूंगा फिर यहां पे भी आ जाऊंगा ताकि दिक्कत ना रहे, आपको समझे। ओके, देन आफ्टर आंसर द फॉलोइंग में आप देखिए 4 मार्क्स का प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट एंड प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट ये आ चुका है। एग्री डिसएग्री में इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैपिटल मार्केट आया है, तो क्या अब रोल ऑफ मनी मार्केट आ सकता है क्या? सर पहले समझा दीजिए, मैं सब बताऊंगा, लेकिन ये एनालिसिस कर लीजिए। हर अटेम्प्ट में 11 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर किसी बच्चों के मन में सवाल रहेंगे फिर वो कमेंट में पूछेंगे सर ये चैप्टर छोड़ दिया तो चलेगा क्या, नहीं किया तो चलेगा, भाई मैं हूं, मेरे साथ पढ़ ले, बाकी तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है करके। ठीक है दोस्तों, अब बहुत बार ये चैप्टर ना इतना बड़ा चैप्टर है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये ना इसका लेंथ बहुत बड़ा है, बाकी चैप्टर कैसे 2-2 3-3 4-4 पेजेस में हो जाते हैं, इसमें समझ भी नहीं आता। हम इंटर तो करते बट बाहर ही नहीं निकल पाते। समझिए जरा इस चैप्टर का सीन क्या है। इस चैप्टर को यहाँ पे हमारे चार्ट्स भी है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि इससे आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों इस चैप्टर को फाइनेंशियल मार्केट, हम जो पढ़ने वाले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, उन्होंने कहा बहुत सारे मार्केट इंट्रोडक्शन में, लेकिन हम फाइनेंशियल मार्केट को देखेंगे जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं चार्ट का कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले, ताकि आप लोग पूरे फोकस से लेक्चर देखो और आपको समझे कि हाँ इसमें हम क्यों, हमको ये चैप्टर दिक्कत देता था। ये देखो, हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में, उन्होंने इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में दिया कि बहुत सारे मार्केट्स है। फाइनेंशियल मार्केट इस चैप्टर में हमें डील करना है, उसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट 2 पार्ट है। ठीक है, उसमें जब मनी मार्केट शुरू होता है ना राजा, यही ज्यादा कंटेंट खाता है, क्योंकि ये तो ठीक है रोल ऑफ मनी मार्केट 2025 के लिए दोस्तों इसे आईएमपी कीजिएगा, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स इन मनी मार्केट, ये सवाल आ चुका है जो मैंने अभी आपको पिछले पेपर दिखाया। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन मनी मार्केट, तो ये रिफॉर्म्स वाले सवाल ये एंड वाली चीज है। लेकिन मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में सबसे ज्यादा कहां पे टाइम लगता है पता है? जो स्ट्रक्चर है मनी मार्केट और मतलब अभी देखो मनी मार्केट में एक चीज देखा हमने क्या, कि पहले तो मनी मार्केट के रोल्स, प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म, पहले आइडिया दे देता हूं चैप्टर है क्या। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट जैसे शुरू होता है ना, तो ये चार्ट देखिए, आपको जो वक्त लग रहा था ना, फिर इसमें 2 सेक्टर हो जाते हैं। एक क्या बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक,
फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल आपका इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट फाइनेंशियल हाउस, ये 5 पॉइंट पढ़ने के बाद आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे आपका मनी मार्केट कंप्लीट होता है और कैपिटल मार्केट छोटा है। बस इतना ही चार्ट है कैपिटल मार्केट का, बस दैट्स ऑल। लेकिन कैपिटल मार्केट तक बहुत सारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। कैपिटल मार्केट उन्हें समझता ही नहीं, उन्हें लगता है कि सर आता हे चॅप्टर जाऊ दे, सोडून देतो। ऐसे मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। शायद जो बच्चे छोड़ने वाले थे, सुबह का 1 घंटा मुझे दिया है तो मेरे साथ करो, बाकी इधर उधर का कुछ मत सोचो। मैं आपको सारी चीजें, और कैपिटल मार्केट बस इतना सर, याच्या पुढे काहीच नाही। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम्स इन कैपिटल मार्केट, ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको अगर बताऊं दोस्तों, ये एग्जाम में आ भी चुके हैं। रिफॉर्म्स म्हणजे काय, ये अभी आपको लर्न हो जाएगा, अपने चार्ट से हो जाएगा। सर आज ही कर दोगे क्या? इतना टेंशन मत लो, मेरे लिए तो बहुत सिंपल है। बट बॉस आपके अकॉर्डिंग भले कल का सेशन लेना पड़ा तो भी चलेगा, बट ये 11 मार्क्स हमारे आज में, कल में, जब भी हो कंप्लीट होना चाहिए। क्या आप रेडी हो? बोलो एवरीबॉडी यस और नो। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, तो ऐसे नहीं है कि मैं मेरे अकॉर्डिंग भाई बिना आपको बताया, आपको समझाया बस बढ़ रहा हूं, बस रीड किए जा रहा हूं। नहीं, क्या पढ़ना है पहले वो समझो। चैप्टर का लेंथ आपको भले कितना भी लगे, लेकिन बहुत सिंपल सा चैप्टर है बॉस, इसे समझिएगा। ठीक है, ओके सर 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 और मैडम, चलो सबसे पहले आते हैं और अब चैप्टर को समझने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले आप लोगों को जो भी मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और की पॉइंट, अगर आपको लगता है कि मुझे सर और फोकस बढ़ाना है, तो मेरा लेक्चर तो आप देख रहे हो, नोटबुक और पेन लेकर रखिए, कुछ कीवर्ड लिखते जाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट चार्ट्स फ्रेम कर रहे हैं तो इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगा, और टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा। ठीक है, चलो एवरीबॉडी, अब फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं आपके सामने। दोस्तों, जब टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप देखिएगा, आपको यही करना है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये रटना कुछ नहीं है। आपको हो गया सर इंट्रो में दिया, बिल्कुल नहीं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इतने सारे मार्केट है, ठीक है, इतने इंस्टीट्यूशन है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह वगैरह। लेकिन इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर एक्सक्लूसिवली हम लोग किसके साथ डील करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। यही कहा हुआ, इसलिए चार्ट में हमने लिया क्या है, डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट ले लिया। ठीक है, अब सवाल आता है सर व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट, शॉर्ट में बताइए कि फाइनेंशियल मार्केट हमको अगर ओन वर्ड में लिखना है, और मार्क्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में अगर आप कंसेप्ट के साथ रहते हो तो मार्क्स जरूर मिलते हैं दोस्तों। अब देखिए कि फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या सर? ऐसा मार्केट जहां पे हम लोग बाइंग और सेलिंग करेंगे, किसके? फाइनेंशियल असेट की। और फाइनेंशियल असेट में क्या आता है सर? आपके स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, करेंसीज आते हैं। वो थ्रू बैंक हम बाय सेल करते हैं, ब्रोकर कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन के थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं। बट क्या सर, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट है ना, जहां पे हम सब्जियों खरीदते और सेलर बेचते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या? देखो, अ मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट। क्या बेटा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ जाता है कभी कभी। कौन से एसेट्स की बात हो रही है? फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स एंड करेंसी। किसके थ्रू बाय और सेल किया जाएगा? बैंक, ब्रोकर और इंस्टीट्यूशन। उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे। और फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट इंक्लूड है, मनी और कैपिटल। ये इंट्रो हो गया। इस पे एक मार्क कहां पे आ सकता है? यहां पे आ सकता है, फाइनेंशियल मार्केट ऑब्जेक्टिव में। मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या बेटा? आपके सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, ये जो भी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मनी और एक कैपिटल। दैट्स ऑल। ये बेसिक इंट्रो का पार्ट था, इंट्रो में इतना ही जरूरी था। अब आएंगे मनी मार्केट पे। बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं कि मनी मार्केट क्या होता है, जिन बच्चों ने आज तक नहीं देखा। बहुत सिंपल होता है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट समझा? बोलो यस और नो। हाँ सर, जहां पे क्या किया जाएगा? बाय एंड सेल। क्या? फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट मतलब क्या? सिक्योरिटीज, बॉन्ड वगैरह वगैरह, थ्रू क्या? बैंक एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के कितने पार्ट है? दो। एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। यहां तक मैंने सबको ला दिया, बिल्कुल घाई नहीं करेंगे। आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको पूरा प्रॉपर लर्न होना चाहिए। ठीक है, डन। सर व्हाट डू मीन बाय मनी मार्केट, शॉर्ट में बताओ। इस पे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन डन होने चाहिए। सुनो बेटा, मनी मार्केट ये कौन सा है? शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड बोरोइंग फंड्स। देखो, फंड लैंडिंग एंड बोरोइंग, ये आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी। पैसा, जो इन्वेस्टर है, जिनके पास पैसा खाली पड़ा है घर में, ठीक है, बहुत पैसा है, तो को कंपनी को देंगे लैंडिंग। और जिस कंपनी को जरूरत है वो उनसे पैसा लेगी, इन्वेस्टर से बोरोइंग। ये बार बार ये दो शब्द आपको इस चैप्टर में दिखेंगे, इन्वेस्टर और बोरोवर, मतलब कंपनी। तो कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे मनी मार्केट आएगा ना बेटा, ये कीवर्ड बार, मतलब ये वाला शब्द रिपीट होगा। जब जब मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड बोरिंग और फंड इन्वॉल्विंग नियर मनी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ट्रेड बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोमिसरी नोट, ये सारे शब्द भी इसमें दिए, सब एक्सप्लेन करूंगा। बट अब शॉर्ट में एक चीज याद रखो, किसी भी स्टूडेंट को पूछा गया मनी मार्केट मतलब क्या, ऐसा मार्केट सर जहां पे शॉर्ट टर्म क्या होता है, बोलो तो। चलो एवरीबॉडी, शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ क्या बेटा? मनी। उसे हम शॉर्ट टर्म के लिए जब भी पैसों का लेन देन होगा, इन्वेस्टर बोरो लेंगे, उसे हम मनी मार्केट कहेंगे। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड, लो रिस्क एंड हैव मैच्योरिटी फॉर 1 ईयर और लेस। तो ये भी आईएमपी कीजिए।
अब डिफरेंस बिटवीन आता है ना, तो ये दो वर्ड आपको मनी मार्केट में लिखना बहुत जरूरी है। एक तो शॉर्ट टर्म और दूसरा इसका जो मैच्योरिटी है वो 1 साल या उससे कम होता है। इतना तो आप सबको पता रहेगा, मुझे पता है शुरुआत की होगी तो ये आपने समझा रहेगा, बट आगे मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि भले आपने बहुत पहले पढ़ा था, भूल गए होगे तो भी याद है, पहली बार पढ़ रहे हो तो भी समझे। तो मनी मार्केट में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, और दूसरा ये जो भी पैसा हम लेते हैं देते हैं वो उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है बेटा, 1 साल या उससे कम। ओके डन। यहां पे आइए, कैपिटल मार्केट। पहले ऊपर ऊपर से दोनों मार्केट को समझो, फिर डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ओके। व्हाट इज कैपिटल मार्केट सर? मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। कौन सा फंड बेटा? लॉन्ग टर्म फंड। ये अगर ऑब्जेक्टिव आए तो ध्यान रखना। ठीक है, इक्विटी और डेट्स में यूजुअली डील होता है। डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली भी हम लोग पैसा इससे रेज कर सकते हैं। इट सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। डिमांड फॉर फंड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, हर सेक्टर से पैसों का डिमांड आता है। वाइल सप्लायर इंक्लूड सेवर्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड सो ऑन। तो मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा एक ज्ञान दे दूंगा कि एक्चुअली चलता क्या है। व्हाट इज कैपिटल मार्केट? जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को पैसे की जरूरत है, और ये कैपिटल मार्केट वो रिक्वायरमेंट पूरा करता है। किसके थ्रू? डेट एंड इक्विटी। बट इतना नहीं याद आ रहा है, आगे समझेंगे। लॉन्ग टर्म फंड याद रखिए। क्या रखे बेटा? लॉन्ग टर्म फंड। और मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर ही रहेगा इसका। चलो, इतना चार्ट तुम्हें समझा क्या? फाइनेंशियल मार्केट में इसका शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म फंड है। ठीक है, चलो इतना समझा। फिर हम आगे अभी मनी मार्केट पे स्पेशली बातचीत करेंगे, और उसमें मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। यस और नो कमेंट कीजिए फटाफट से, कोई घाई नहीं करनी है। आपको ये 11 मार्क्स मेरी तरफ से सर, और आपको ये डेफिनेटली आएगा, ये मेरी तरफ से आपको वचन है। ठीक है, बस यस और नो कमेंट करो फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। चलो, अपने दोस्तों को बोलिए भाई उठ जाइए सुबह सुबह। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा नहीं, 50 मिनट्स आपसे बातचीत होगा, जहां भी 50 मिनट जहां पे खत्म होगा मैं रुक जाऊंगा, 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर एसपी पे आ जाऊंगा। ठीक है, फिर वापस 50 मिनट्स। बिल्कुल, आप ये मुझ पे छोड़िए, बाकी बहुत लेक्चर्स आपको दिए, वन शॉट वगैरह सब सब, हाँ डिफरेंस बिटवीन देयर सब कराऊंगा। ये तो मैं बेसिक पूरा का पूरा चैप्टर का आइडिया दे रहा हूँ। अभी तो डिफरेंस बिटवीन पे जाऊंगा ना, सुनो। तुम्हें दिखाऊंगा आपके लिए सभी चीजें ऑलरेडी करके लाया हूं। तुम्हें लग रहा है सर लेकिन आप सिर्फ यही पढ़ाओगे क्या? सुनो, ये डिफरेंस बिटवीन भी करेंगे हम, ये जो इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसके बाद देखेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। लेकिन अब तक आपको पूरा पढ़ाया नहीं। चलो एक बात करते हैं, इसमें कंपलसरी ये डिफरेंस अगर आता है, चलो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो हमको एक चीज तो पता है, एक चीज तो पता है सर, क्या बताइए? अभी डिफरेंस भी कर रहता हूं, ऐसे समझो। अभी आगे जाने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना 2 मार्क्स के लिए, क्या सर एक डिफरेंस तो आता है, पिछले तीनों पेपर दिखाया मैंने आपको। एक तो आइडेंटिफाई, नहीं तो डिफरेंस। और मिनिमम बोर्ड वालों का कहना है कि भाई आप 6-7 नहीं, टाइम बहुत कम होता है बेटा, ऐसे बहुत बड़ा पेपर हमको सॉल्व करना है, तो आप 2 पॉइंट तो ही मिनिमम लिखिए, ज्यादा लिखेगा चलेगा। मुझे बताओ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट डिफरेंस बिटवीन में क्या क्या पॉइंट आएंगे? सबसे पहले, मनी मार्केट इज अ मार्केट वेर इन लेंडिंग एंड बोरोविंग इज क्या बेटा? शॉर्ट टर्म फंड टेक प्लेस। एंड व्हाट इज कैपिटल मार्केट? लिखिए, जहां पे लॉन्ग टर्म फंड में डील किया जाता है इक्विटी एंड डेट विच आर रेज्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ये इंडिया से भी लिया जाता है या आउटसाइड द कंट्री, इंटरनेशनली भी पैसों का लेन देन हो सकता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट क्या आएगा? ये शॉर्ट टर्म है और एक क्या है? लॉन्ग टर्म है, पहला डिफरेंस। दूसरा, इस मार्केट में नियर मनी जैसे कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रेड बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोमिसरी नोट, ये कुछ एग्जांपल है जो हम जब पढ़ेंगे ना तो आपको ध्यान में आएंगे पूरा डिटेल में। और कैपिटल मार्केट क्या है सर? ये यूजुअली लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील करता है, जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर, इक्विटी शेयर्स। तो याद रखना, जब भी शेयर्स और डिबेंचर की बात आएगी ना, वो कैपिटल मार्केट होगा। क्या होगा बेटा? कैपिटल मार्केट। एकदम शांत रहो। क्या कहा मैंने? लॉन्ग टर्म तो आपको समझ गया है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट में डील होता है? लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, ये दो एग्जांपल याद रखो। और मनी मार्केट में क्या लिखोगे? नियर मनी। नियर मनी में ट्रेड बिल याद रखना, प्रोमिसरी नोट याद रखना, एक्सेट्रा लिख दो, खत्म। ये दो डिफरेंस तो समझो, ये दो डिफरेंस तो समझो। अच्छा, मनी मार्केट किसके थ्रू डील करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो यूजुअली आपको देखो बैंक्स दिख रहा है। और यहां पे एक एग्जांपल लिख देना, सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। देखो स्टॉक एक्सचेंज, एफडीआई, पूरा नहीं लिखना है, बट आप बेसिकली इतना तो लिखो, ये कीवर्ड तो याद रख लो, फिर हम देखने वाले। ये देखो, ये वाला पॉइंट आप सबको आएगा। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या उससे कम होता है। जबकि कैपिटल मार्केट का मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। तो मुझे बताओ, आज अभी जैसे ये चैप्टर हम अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, मैंने आपको बस फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट बताए, मनी और कैपिटल। पहला पॉइंट बता पाओगे बेटा ये वाला? चलो मैं आपको लिख के देता हूं। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दूसरा पॉइंट आप ये लिखना, मैच्योरिटी पीरियड। मनी मार्केट का जो भी टाइम पीरियड है वो क्या राजा? लेस देन 1 ईयर।
समझ में आ रहा है? बोल दो ना मेरे साथ, मैं सब कुछ करवा दूंगा आपका भी, लेकिन आपका भी कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेस देन 1 ईयर और कैपिटल मार्केट क्या रहेगा, मोर देन 1 ईयर। ये 2 पॉइंट इजी है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये लिखना भाई एग्जांपल्स का, नियर मनी जैसे ट्रेड बिल और प्रोमिसरी नोट, और यहां पे लिख देना लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स एंड डिबेंचर। अगर इतना लिख दिया, 3 पॉइंट भी लिखे, मैं आपको ये कह रहा हूं, अश्योरेंस दे रहा हूं बेटा, 2 में से 2 मार्क्स आपके फिक्स है, डिफरेंस बिटवीन में। सर पक्का आएगा क्या? जो बच्चे अभी अभी जुड़े, मैं तो बोल रहा हूँ जो लाइव जुड़े हैं ना, प्लीज ऐसे बीच में से मत देखना चालू करना। ये देखो एनालिसिस, ये ऐसे हम लोग उठ के आपके सामने नहीं बैठे सुबह सुबह, है ना? ये देखो 2 मार्क्स का अगर कोई डिफरेंस आता है, जबकि इस बार मनी मार्केट देखो, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट वगैरह ना, आरडी एफडी, ये पूछा जा चुका है, डिफरेंस आ चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 मेरे साथ किया रहेगा बैंकिंग, उनको बहुत इजी जाने वाला है चैप्टर, मतलब मनी मार्केट का तो भी। ठीक है, चलो एनीवेज, अब मैंने ये बताया, क्या सब लोगों का एक डिफरेंस लर्न हुआ आज, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, एवरीबॉडी? चलो साथ में बताओ, घाई नहीं करना है सर, 50 मिनट का सेशन लेने वाला हूं, अब बचे हुए हैं मेरे पास कितने मिनट सर, और उसके बाद हम एसपी पे जाएंगे, 15 मिनट खत्म हो चुके हैं। तो जितना भी हो आज हम समझ के ही जाएंगे। मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, एवरीबॉडी, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट। दूसरा पॉइंट, मैच्योरिटी पीरियड, लेस देन 1 ईयर, 1 साल या उससे कम, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर क्या रहेगा, मनी मार्केट, एंड मोर देन 1 ईयर कैपिटल मार्केट। तीसरा एग्जांपल मुझे बता दीजिए इंस्ट्रूमेंट का। मनी मार्केट के एग्जांपल नियर मनी, जैसे कि आपने प्रोमिसरी नोट याद रखा तो भी चलेगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या बेटा, प्रोमिसरी नोट, ट्रेड बिल्स याद है और एक्सेट्रा लिखते हैं। फिर कैपिटल मार्केट के एग्जांपल क्या है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि शेयर्स, डिबेंचर, इतना लिखा तो भी चलेगा। 3 पॉइंट डन, बहुत बार से बता दिया और इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। भाई और बहनों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे मनी मार्केट को, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि कैपिटल मार्केट पे हमें वक्त नहीं लगने वाला इतना। अगर आज मैं कैपिटल मार्केट शुरू करता ना, तो बच्चे बोलते रहे वाह सर मजा आ गया, चैप्टर चालू किया और हमने कैपिटल मार्केट सर के साथ उड़ा दिया। बट बिल्कुल 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 है नहीं करनी है, हम लोग जाएंगे समझेंगे मनी मार्केट को, और जरा मेरे साथ इस चार्ट में रहना। तीनों चीजें आपको साथ में लेके चल रहा हूं, आपका टेक्स्ट बुक आपके पास है, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सेम चीजें, बट वो बहुत ऐसे ना पेजेस पलटते तो दिमाग का दे होता है। अब समझिए सर, मनी मार्केट में हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। हम लोग पहले ना स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट कर लेंगे बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट से सर सवाल आते हैं क्या, बहुत आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। जैसे कि सर क्या आते हैं जरा बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट में 2 स्ट्रक्चर है। एक कौन सा स्ट्रक्चर है सर हमारा, एक हम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मतलब क्या, एक मिनट से, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मतलब क्या सर, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या, जहां पे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा। अब इसमें क्या लिखना है एकदम शॉर्ट में, मतलब इसमें अगर आया ना सवाल बेटा 4 मार्क्स के लिए, तो हो सकता है ये वाला सवाल आपको आ जाए, क्या फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये ओल्ड सिलेबस में भी चैप्टर था और वहां पे ना कंपलसरी सवाल आता था, लेकिन अब बच्चे समझ ही नहीं पाते, और बहुत इजी है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। लेकिन याद रखो पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर एक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में आपको मैं अंदर का भी कंटेंट दिखाता हूं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो फंक्शंस है, जैसे प्राइमरी फंक्शन तो आपको पता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांस। अब डिपॉजिट में क्या दिया है, टाइम डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट उसे में किया है देखो, लोन्स एंड एडवांस, फिर ये एंसिलरी सर्विस, क्रेडिट क्रिएशन, ये 4 ही पॉइंट है, खत्म। उसके बाद इस पे ज्यादा नहीं, वन टाइम रीडिंग है, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्काउंट फाइनेंस हाउस। ये सिर्फ मैं आपको समझा दूंगा, बट मेन आईएमपी क्या है इसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक। इसी के साथ आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो जाएगा, खत्म। मैं अभी सिखाने वाला हूं, टेंशन मत लो, और साथ में टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव भी डन हो जाएंगे और सब चीजें खत्म होगी। उसके बाद दूसरा मनी मार्केट का कौन सा सेक्टर है बेटा, अनऑर्गेनाइज। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने टाइप्स हो गए, जैसे इंडिजीनियस बैंकर, मनी लेंडर, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बस इतना ही है। जिसमें देखो निधि, लोन कंपनीज, बहुत बार आपने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में देखा रहेगा, सब कवर होने वाला है, सारी चीजें डन होगी। इतना करके मेन पार्ट स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, और फिर 3 ही सवाल रहेंगे, वो ये वाले, क्या, रोल, प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म्स। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर समझ रहा है मैं जो बता रहा हूं एवरीवन, तो मैं आपको आपको साथ में लेके चल रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं, क्योंकि आपको पता होना जरूरी कि हम लेक्चर में कैसे आगे बढ़ने वाले एवरीवन। तो बिल्कुल डरिए मत, ये चैप्टर भले आपने नहीं किया होगा बट हो जाएगा दोस्तों, भाई और बहनों। अब हम आ रहे मनी मार्केट के, कहां पे सर, मनी मार्केट में हम लोग आ रहे हैं, उसके कितने, मतलब स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर में 2 है, क्या बताओ बेटा स्ट्रक्चर कितना है, 2। एक आपका रहेगा ऑर्गेनाइज और एक रहेगा अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में 5 पॉइंट है, अनऑर्गेनाइज में 3 है। सब करना है, साथ में करेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं सर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में, मनी मार्केट में
क्योंकि ऑड वर्ड में भी आ जाता है और बच्चे ना समझ नहीं पाते फिर कैसे ऑड वर्ड लिखना है। मैं आपको पहले पांचों ऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम समझना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर, established on 1st April 1935, nationalized in 1949, it's regulated India's money market। तो इंडिया का जो मनी मार्केट है उसे रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई। अब हमें पता है एपेक्स इंस्टीट्यूशन, ये ओसीएम में पढ़ा है हमने, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, और इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिजर्व बैंक। इतना समझा बेटा? ये नेशनलाइज कब हुआ? याद रखना 1949 में। ओके यस सर। अब दूसरा सवाल आ जाता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये लर्न करना जरूरी है क्या दोस्तों? ये अभी करोगे तो आपको ही पता है कि ओसीएम का भी काम होने वाला है आपका, यस और नो। और शांति से, आज का पहला दिन है, पहला लेक्चर है, और आपको समझ में आ रहा है कि सुबह उठ रहे तो थियरी में सर मजा आ रहा है करके, और हो जाएगा वो चैप्टर जो बहुत बच्चों को शायद लगता है नहीं होगा, लेकिन अब देखो बहुत सिंपल होता है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई सर, सबसे पहले आरबीआई का सर फंक्शन है इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, मतलब सोल इश्यूअर ऑफ नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स। ये देखो आप टेक्स्ट बुक में जाओगे तो ये सब मिलेगा आपको कि मतलब जो इंस्टीट्यूट है, जो अपना आरबीआई है, सॉरी, आरबीआई सारे करेंसी नोट को इश्यू करता है, एक्सेप्ट सिर्फ ₹1 के नोट और कॉइन को नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट के पास राइट है, ठीक है। मेंटेन 200 करोड़ का रिजर्व। अब ये शॉर्ट में जो पॉइंट दे रहा हूं ना, आप टेक्स्ट बुक में जाइए, आपको इसके ही रिलेटेड पॉइंट दिखेंगे, पर इतना डिटेल में कितनी बार पढ़ा, लिखते नहीं आता ना। तो पहला फंक्शन सबको पता है, हेडर्स क्या? इश्यू ऑफ करेंसी नोट, सारे करेंसी नोट इश्यू करेगा, एक्सेप्ट क्या नहीं कर सकता? ₹1 का नोट और कॉइन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास राइट है, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन क्या है सर आरबीआई का? ये गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है ना, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ओके। मैनेज द ट्रांजेक्शन, पब्लिक डेट एंड एडवाइस ऑन इकोनॉमिक इश्यू। तो आरबीआई का दूसरा फंक्शन है कि वो गवर्नमेंट का, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइस देगा इकोनॉमिक इश्यू पे, ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट के वो मैनेज करेगा। एक सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, भारत में हर 5 साल में क्या बदलती है? सरकार बदलती है। कभी बीजेपी का है, कभी कांग्रेस का है, कभी किसी और पार्टी का है, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, देश तो हमारा एक ही है ना। अभी क्यों बता रहा हूं? पॉलिटिकल एंगल समझो। कल जाके कोई पार्टी बदल गई और दूसरे कंट्री वालों ने बोला कि अरे हमने तो इस पार्टी जब चला रही थी सत्ता तो लोन दिया था, अब ये बदल गई, तो कोई न्यू पार्टी बोलेगी हमको क्या पता। भाई पार्टी का लेना देना ही नहीं। हमारा जो बैंक है गवर्नमेंट का, जो भी टैक्स वैक्स जो भी सारी चीजें, वह गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। ये सारी चीजें आरबीआई में होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो गारंटी देगा। तो सरकार कोई भी आए, लेकिन गारंटी किसका रहेगा? आरबीआई का। इसलिए ना लोग टेंशन लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ये बताता हूं, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन चल रहा है इसलिए भावना में बहूंगा, बह जाता हूं मैं, लेकिन समझिए। सीबीआई प्रो ऐसे मेमोरी टेक्निक दिया है मुझे किसी भाई ने, सीबीआई क्या बोला कुछ तो प्रो है ना, ठीक है, वो भी कर लेंगे, मेमोरी टेक्निक भी कर लेंगे, सीबीआई प्रो, ठीक है, थैंक यू बॉस। गवर्नमेंट है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। बैंकर्स टू द बैंक, रेगुलेट बैंक, ये सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ये आरबीआई के ऊपर नहीं जाएगा। रेगुलेट करना मतलब मेन बॉडी, कंट्रोल रखना, तो आरबीआई कंट्रोल करती है सारे कमर्शियल बैंक को, रिजर्व रेशियोज मेंटेन रखता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, उन्हें गाइडेंस, जब जब जरूरत होती है पैसों की, कोई बैंक डूबने वाली, किसी लोगों का पैसा डूबने वाला है तो आरबीआई उसे मदद करेगा, ठीक है। फिर कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब बेटा फॉरेन में जो डॉलर्स में जो पैसा है ना, यूरोज में जो पैसा है, ये जो इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के थ्रू जो आ रहा है जा रहा है, उसका सारा कस्टडियन, कस्टडियन मतलब किसके पास होता है? आरबीआई से संभालता है, मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। जो आप देखते हो ना कि एक डॉलर का प्राइस कितना हुआ सर? ₹80, ₹83, ₹84। तो एक डॉलर का जो प्राइस कम ज्यादा हो रहा है, ये मेंटेन करने का काम, ये स्टेबिलिटी रखने का काम किसका बेटा? आरबीआई। तो ये चौथा पॉइंट है कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स। कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स में टेक्स्ट बुक में जाके उसके हेडर भी करा होगा, डोंट वरी, बट अभी पहले समझ लेना कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। अब ना क्रेडिट कंट्रोल में आइए, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे आइए, ऑब्जेक्टिव्स में आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसे आपको, मुझे भी पता है कि आपको ऐसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स आपका डन हो जाएगा अगर आप मेरे साथ जुड़े हो। कोई खाई नहीं, 50 मिनट आपसे मांगे मैंने, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 83 पे आइए, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 83 पे आइए, सब लोग आइए, आपका 1 मार्क्स आज यहीं पे मैं कंप्लीट करवा के देता हूँ, ठीक है। एवरीबडी, सिंपल है, मतलब इसमें टाइम इसलिए लगता था सर क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है ना, तो अभी हम लोग आरबीआई कर रहे हैं, ठीक है। मनी मार्केट को ध्यान दो, हम लोग पूरा चैप्टर डन करेंगे, 11 मार्क्स आपके रहेंगे। यहाँ पे ना आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, ठीक है सर, नहीं रटना मत रटो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लर्न मत करना, मत लिखना, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स यहां से आते हैं, इसलिए ध्यान देना प्लीज एवरीबडी। क्या है सर? ठीक है, एज अ सुप्रीम बैंकिंग, क्योंकि भाई एकदम टॉप अथॉरिटी है ऑफ द कंट्री, आरबीआई को पावर है कि वो इन्फ्लुएंस करेगा वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट,
कमर्शियल बैंक, अभी ये बहुत ज्यादा समझाने जाऊंगा तो और वक्त निकलेगा, बट समझिए कि ये कितना पैसा मार्केट में फ्लो करेगा कितना नहीं, ये आरबीआई कंट्रोल कराता है। बट एनीवेज, इसके दो मेजर्स है जो ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं। एक है राजा क्वांटिटेटिव, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूं बेटा, कि एक भी मार्क्स 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आ रहे इस चैप्टर में से, क्वांटिटेटिव मेथड्स। और दूसरा क्या है पता है, क्वालिटेटिव। ये देखो पेज नंबर 83 पे आके ये दो चीजों पे जाओ, भले तुम ये वाला पॉइंट आरबीआई के फंक्शन में मत लिखना, याद मत करना, बट ये जो दो पॉइंट है ना, ये और इतना करोगे तो पॉइंट भी याद रह जाएगा मुझे पता है, बट इसमें ना ऑब्जेक्टिव आता है कैसे, सुनो। एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटी, एक क्वालिटी। क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या आता है, जैसे कि बैंक रेट, ये एग्जांपल अब याद रखो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व्स रेशो सच एज सीआरआर, कैश रिजर्व, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर। अभी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बट अभी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो फिर आपको भी थोड़ा बोर हो जाएगा शायद से, बट आपको अभी नहीं तो इस पे मेरा रेगुलर लेक्चर वो जरूर देखना अगर आपको चाहिए तो, शायद इस चैप्टर में मैंने डाला होगा, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, एक शॉर्ट में एग्जांपल दो आपको, कि किसी कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ रुपए और सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, आरबीआई कहती कि हमारे पास इसमें से 60 करोड़ रुपया रखिए, तो बैंक 100 में से तो 60 करोड़ आरबीआई के पास चला गया। थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं क्योंकि सर वो मेरे मन को नहीं ऐसे जमेगा कि नहीं बताया चला गया आगे, थोड़ा समझिए। क्रेडिट रेटिंग का थोड़े से सिंपल मतलब बताता हूँ, सीआरआर का मतलब बताता हूँ, कैश रिजर्व रेशो। तो 100 करोड़ अगर डिपॉजिट आया है तो हो सकता था कि ये 100 के 100 करोड़ लोन करके ये किसी और को दे दे, कमर्शियल बैंक। लेकिन आरबीआई क्या कहता है, हम आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 60 करोड़ हमारे पास रखिए और मार्केट में सिर्फ 40 करोड़ दीजिए, ठीक है। कल जाके आरबीआई को लगता है कि नहीं यार, हमको ना मार्केट में ज्यादा पैसा फ्लो करवाना है, लोगों को पास ज्यादा लोन जाए, लोगों के पास ज्यादा पैसा जाए, तो आरबीआई कहेगी एक काम कर भाई, मुझे सिर्फ 10 ही करोड़ दे। तो 100 करोड़ में से 10 करोड़ अगर आरबीआई के पास रखे तो मार्केट में अब कितना पैसा फ्लो होने लगेगा, 90 करोड़। तो इसका मतलब जैसे कहा ना, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या, आरबीआई, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाएगी जिससे मार्केट में कितना पैसा घूमेगा ये डिसाइड होगा। अब बहुत डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इसके दो मेजर है, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तुमको मैंने सिर्फ नाम याद रखो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व जैसे सीआरआर, एसएलआर, ओके। क्वांटिटेटिव में क्या है सर, क्वांटिटेटिव में जैसे कि मार्जिन फिक्स करना हो गया, है ना, मॉरल फ्यूजन हो गया, एक्सेट्रा, रेगुलेट द पर्पस ऑफ यूजिंग क्रेडिट। अब क्या आता है पता है, यहां पे अगर ऑड वर्ड होगा तो मैं आपको देखूंगा टेक्स्ट बुक में, क्योंकि सर ये 1 मार्क्स भी, इको में मुझे 20 में से 20 अगर दिलवाना है तो फिर ये 1 मार्क्स भी बहुत मैटर करेगा मेरे लिए। ये देखो बेटा, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव बैंक रेट था, ओपन मार्केट ऑपरेशन था, ठीक है। अब वेरिएबल रिजर्व रेशो था, रिजर्व रेशो में क्या था, सीआरआर, एसएलआर। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये वाला वर्ड नहीं था, तो आप लोगों को ये 1 मार्क्स नहीं मिलेगा ना। और मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों घाई कर रहे हो, मतलब ऐसे थोड़ी ना, कल इको का टेंशन आ रहा था, इस चैप्टर का टेंशन आ रहा था, बट हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ भी लेंगे कुछ पॉइंट तो नहीं समझेगा। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो क्वांटिटेटिव टूल्स में आपने बैंक रेट देखा, ओपन मार्केट ऑपरेशन देखा, वेरिएबल रिजर्व रेशियो देखा, फिर ये क्या था, फॉरेन एक्सचेंज, ऑड वर्ड हो गया। वैसे हो सकता है वो क्वालिटेटिव दे, तो इसीलिए इस चीज को ना ऑब्जेक्टिव के पर्पज से कीजिएगा बेटा, ठीक है। बाकी टेंशन मत लो, मैं खुद आपके साथ ये करने वाला हूं, तो आपको चैप्टर के लेंथ के बारे में नहीं सोचना है कि सर आगे इतना चैप्टर बाकी कैसे होगा, इस पे जरा रुकिए, फिर हेडर भी कर लेंगे, ठीक है। मार्जिन फिक्सिंग में भी एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझना है तो समझिए, मेरे को वो बताना है, क्योंकि उसके बिना होगा कैसे, वो क्रेडिट कंट्रोल ही नहीं समझेगा। सर कभी आपको 1 लाख रुपए की गाड़ी लेनी होती है ना, तो बैंक क्या कहता है, ठीक है हम आपको ना 90,000 का लोन देंगे, लेकिन 10,000 आपको भी देना पड़ेगा। बैंक कभी 100% लोन नहीं देता बेटा, ये याद रखना अगर आपको नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो बैंक बोलती है कि 10,000 रुपया आप दीजिए, ये मार्जिन, बाकी का हम लोन देते हैं, ठीक है। 10,000 कोई भी दे देता है, आईफोन, बजाज फाइनेंस तो देखा ही रहेगा आपने, बहुत दोस्तों के पास है ना आईफोन आ जाता है, बड़े कष्ट कुटून घेतला, बजाज फाइनेंस वरून घेतला, थोड़ा समझिए, मैं आपको बताना हूं, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ये जो है ना, मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट कल जाके बोलेगी, आरबीआई को लगता है ज्यादा लोगों ने ऐसे लोन पे नहीं लेना चाहिए, या थोड़ा सप्लाई वगैरह कम करना है मार्केट से, वो कहेगी मार्जिन 50%, मतलब तुम 50,000 दो, लोन 50,000 का देंगे हम लोग, लोन नहीं देंगे ऐसा नहीं बोले, किसका विषय बढ़ा दिया, मार्जिन का। अब मुझे बताओ, बहुत सारे लोग लोन लेंगे ही नहीं, 10,000 तक मैनेज कर सकते हैं कैश में, ये किधर मैनेज करेंगे, जिसको समझाओ समझा।
अगर किसी को दोस्तों 1 करोड़ का घर लेना है, बैंक कहती कि 10 लाख तुम दो, 90 लाख का लोन हम देंगे, तो ठीक है 10 लाख लोग मैनेज कर लेते, लेकिन बैंक ने अगर 50 लाख देने को बोला तो दिस इज मार्जिन। अब आपको नहीं समझा होगा, देखो मैंने तो काम किया, शॉर्ट में बताया, तो सॉरी यार, मतलब बहुत डिटेल में एक बात करता हूँ। क्वालिटेटिव में ये चीज याद रखना, क्वालिटेटिव में क्या राजा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनल, मॉरल्स यूजन, ये 3 वर्ड याद रखना। और बाकी क्वांटिटेटिव में मैंने अभी अभी आपको बता दिया, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ये 3 नाम है। और बाकी अगर कुछ आया तो ऑडवर्ड रहेगा। फिर अभी चार्ट पे आता हूँ, फिर आपको फंक्शंस के हेडर करवाता हूँ, कोई ज्यादा भागना नहीं हमें। ये चैप्टर अगर हो गया तो इको तो बाकी आराम से होगा, इतना मुझे पता है। और इसी के साथ ये आईएमपी कर लीजिए, इस बार पेपर में आया तो टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, बोलो यस और नो, इतना हुआ क्या? हाँ या ना? रेगुलेट का मतलब क्या था? रेगुलेट म्हणजे आपके घर में देखो, आप कितने बजे घर में आना चाहिए, कितने बजे बाहर जाना चाहिए, रात को आपको पूछना पड़ता है ना। मतलब रेगुलेट, किसी के कंट्रोल के अंदर हो, मॉम डैड के, वो आपको रेगुलेट कर रहा है। फ्रीडम दे रहे बट लिमिटेड, उसका दुरुपयोग ना करो, दैट इज रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, समझ गया बेटा? यस, चलो सर चार्ट पे आते हैं यहाँ पे। और मैं आपको कह रहा हूँ राजा कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा कि आपको ना समझे। तो क्रेडिट रेटिंग इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के हिसाब से ध्यान देना है। ठीक है, यस। डाटा कलेक्शन, ये तो एकदम सिंपल काम है। आरबीआई क्या करती है, फाइनेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स से डाटा उसे कलेक्ट करती है और टाइम टू टाइम प्रेजेंट करती है। डेवलपमेंट रोल, आरबीआई प्रमोट करती है रूरल बैंकिंग को, जो गांव खेड़ों में बैंक है उसे डेवलप करने का काम भी आरबीआई का है। डिपॉजिटरी सिक्योरिटी, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, नए नए इंस्टीट्यूशन को बनाना, मार्केट में प्रॉपर क्रेडिट का फ्लो रखना, ये सारा। और ऑथर रोल्स तो आप लिखिए दो, एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस एंड लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब जब कभी कोई काम नहीं आएगा, जब सब लोग गायब हो जाएंगे, तो आरबीआई वहां पे रहेगा करके। एनीवेज मेरे दोस्तों, मुझे जरा बताइए, आप लोगों के आरबीआई के फंक्शंस, एक मेमोरी टेक्निक भी मेरे सामने आया था, प्रो कुछ तो समथिंग प्रो सीबीआई जो भी था यार। आप अपने टेक्स्ट बुक में आइए, और आरबीआई के फंक्शंस में ना, प्रो सीबीआई ऐसे कुछ तो मेमोरी टेक्निक मैंने अभी अभी देखा था, प्रो सीबीआई। हेडर्स कर लेते हैं एक बार इसके ना, क्या लगता है आपको? पी से तो क्या था, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। ठीक है भाई, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। आर से क्या था, आर से कुछ पॉइंट है क्या? आई से कर लेते ना, जो मिलता है वो करते हैं। इशू ऑफ करेंसी नोट, फिर बैंकिंग, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट लिखते हैं, बैंकर्स टू द बैंक लिखते हैं। सी से तुम्हारा था कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लिख दो सी से तुम्हारा कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। 4 पॉइंट तो लिखने आने चाहिए। बाकी जानो, फंक्शंस अगर आया, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, अगर तुमको ऐसे सवाल आ गया इस बार पेपर में, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो मनी मार्केट का रहेगा, याद रखना बेटा। और इसमें सीबीआई तो बोल दो, बी स्क्वेयर है। सी से क्या था, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दे दो। बी से क्या था, बैंकर्स टू द बैंक, देखिए। दूसरे बी से क्या है बेटा, दूसरे बी से बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है। और आई से क्या है, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स वगैरह, ये वाला पॉइंट है देखो, आई से इश्यू ऑफ करेंसी नोट। इतना तो लर्न करवा ही सकता हूं मैं, बाकी तुम करो। लेकिन 4 पॉइंट हो गए तो भी मेरे 5 पॉइंट हो गया रादर। हाँ नहीं, 4 पॉइंट हो गए, इतना हो गया तो भी इनफ है। बाकी अदर फंक्शन आप लिख देना, ये वाला 5वां पॉइंट, अदर फंक्शन लिख देना, बस। 5 पॉइंट तो लिख। क्या फंक्शन डन हुए एवरीवन, यस और नो? हाँ या ना? हाँ, तुम तुम्हारे हिसाब से बना लो, तुम सब तुम्हारे हिसाब से बनाओ। ठीक है ना, कोई कोई काम नहीं। अब यहाँ पे जस्ट कमेंट बॉक्स में एक वर्ड आया तो वो मैंने लिया, बाकी तुम तुम्हारा मेमोरी टेक्निक बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो जिन्होंने भी दिया धन्यवाद। बाकी रेगुलर में हम अलग बनाते हो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और वो लिखते हैं हम रैंडमली, वो टू द पॉइंट बच्चों के साथ बनाते हैं और वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आईपीओबीसी करके भी एक आ रहा है, तो बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी होता है, वो देखते बताते हैं तो हो जाता है। ठीक है, एनीवेज भाई और बहनों, तो सबसे पहले अब फोकस करते हैं अपने पढ़ाई पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो ये क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर, मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर का पहला पार्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है कमर्शियल बैंक। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको, ये ओसीएम में हमने किया था, और अभी इस पे मैं तुरंत आपको डिफरेंस भी बताने वाला हूं। रुकिए, बहुत शांति से देखिए, जो भी पढ़ रहे वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि सर हमें चैप्टर में पूरा एक ना भरोसा हो रहा है कि अब ये 11 मार्क्स डन है सर, सिक्योर्ड है। इंटरमीडियरीज बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर, जो बंदा पैसा सेव कर, जो सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जो कंपनी है, ठीक है, जो इन्वेस्टर है, जो अपना आइडल पैसा घर में नहीं रखना चाहते, बैंक में रखेगा, और बैंक इसे अल्टीमेटली किसे देगा, जिसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्लासिफाई इनटू पब्लिक, प्राइवेट, रीजनल, रूरल, फॉरेन बैंक, ये हमने कहां पे देखा था,
ओसीएम में, इतना डिटेल यहाँ पे नहीं दिया है। पब्लिक बैंक का एग्जांपल आरबीआई था, प्राइवेट का एचडीएफसी था, फॉरेन बैंक का क्या एग्जांपल याद आ रहा है जिन्होंने ओसीएम का मेरा लेक्चर किया हुआ है? सिटी बैंक। फॉरेन बैंक का आपको एक्सप्लेनेशन याद आ रहा है कि जो बैंक रजिस्टर्ड कहां पे, हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया, बट वो काम कहां कर रही है, उसका ब्रांच कहां पे, इंडिया में, हेडक्वार्टर आउट ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट ब्रांच इंडिया में, उसे फॉरेन बैंक कहेंगे। एनीवेज बेटा, इसके फंक्शन से आरबीआई के, आरबीआई के क्या है फंक्शन, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब मैं क्या कहूं, आइए जरा यहाँ पे, उन्होंने कहा है डिमांड डिपॉजिट, सुनिए आप यहाँ पे देखते जाइए आरबीआई में, एंड क्या, टाइम डिपॉजिट। ओसी याद आ रहा है क्या आपको? ओसीएम याद आ रहा है? डिमांड डिपॉजिट में कितने, डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, आप कभी भी जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो, एनी टाइम, जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो। और डिमांड डिपॉजिट में दो प्रकार थे, अगर आपको याद होगे तो, एक आपका करंट अकाउंट था और एक आपका सेविंग अकाउंट था। बस ये ओसीएम रिवाइज हो रहा है, बट बच्चे कनेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इश्यू क्या हो रहा था कि वो समझ में, इतना पढ़ने के बाद भी ऐसे लग रहा था कि सर यार कहीं कनेक्ट नहीं होता। मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, ओसीएम में सेम ये चीज है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट मतलब क्या सर, यहां पे फिक्स टाइम पीरियड रहेगा, उसके पहले और उसको मतलब निकाल नहीं सकते, निकाला थोड़ा बहुत पेनल्टी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसमें क्या था, एक एफडी था, एक आरडी था, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो करंट अकाउंट यूजुअली किससे होता है सर, बिजनेस क्लास को यूजुअली मिलता है, और सेविंग अकाउंट सैलरीड क्लास। इतना तो डिफरेंस समझ रहे हो? करंट अकाउंट पे नो इंटरेस्ट रेट, इस पे कुछ भी ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट पे लो इंटरेस्ट रेट होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू एफडी। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन का लिमिट है। करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, सेविंग अकाउंट होल्डर को नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बेटा डिफरेंस में इतना तो लिखना, अगर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आए तो। अब मैं डिफरेंस पे लेके ही जाऊंगा आपको तुरंत, ठीक है, क्योंकि यहां से डिफरेंस ही आ सकता है, अगर आया तो पेपर में तुरंत बता दूंगा। क्या चार पॉइंट समझा? बिजनेस क्लास, सैलरीड पर्सन, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही नहीं करंट अकाउंट पे। सेविंग अकाउंट पे लो इंटरेस्ट रेट होता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल टाइम डिपॉजिट करो विड्रॉ करो करंट अकाउंट में चलेगा। सेविंग अकाउंट में लिमिट है भाई, है ना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब तुम्हारे बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी तुम कुछ प्री अप्रूवल नो कि पैसा निकाल सकते हो, दैट इज ओवरड्राफ्ट। और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगा, सिंपल। ठीक है, चलो एनीवेज, एफडी फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में एक बेसिक फर्क क्या है, यहां पे तुम इमीडिएट लमसम पैसा डाल देते हैं, और आरडी में क्या होता है, हो सकता है तुम इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं और मैच्योरिटी पे तुम विड्रॉ करोगे विद क्या, बट ऑब्वियस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसा कुछ था। और ये दोनों में इंटरेस्ट रेट हाई होता है। ठीक है सर, बाकी ये चारों पॉइंट बताओगा। प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांस, लोन समझ में आ रहा है, लोन, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, अप टू 1 ईयर शॉर्ट टर्म था, पूरा ओसी है। मीडियम टर्म 1 to 5 ईयर, लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर, पूरा ओसीएम ही है। ओके, सर्विसेज, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग, ये भी तीनों के तीनों पॉइंट ओसीएम के। यहाँ पे कैश क्रेडिट भी बताया था आपको, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बताया था, और डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला कंसेप्ट है ये भी समझाया था। तो ये दो पॉइंट तो सेम ओसी है। बोलो यस और नो, जिन्होंने मेरे ओसीएम का लेक्चर किया, कनेक्ट कर रहे हो क्या बेटा? कमर्शियल बैंक, सर वो ठीक है। अब हमें बताइए जरा यहाँ पे आके कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को ये वाला एक डिफरेंस आता है जो मार्च 2023 में भी आ गया था। चलो तुरंत उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना है। सारा सवाल क्या था, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट बताइए डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क्स के लिए। क्या लिखोगे? डिमांड डिपॉजिट आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड, एनी टाइम आप लिख सकते हो, एनी टाइम, जब आप बोलो, जब आपको लगता है तब आप क्या कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो डिमांड डिपॉजिट में। टाइम डिपॉजिट क्या है? टाइम डिपॉजिट आर पेएबल आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स पीरियड रहेगा यहाँ पे, वो टाइम खत्म होने के बाद ही पैसा मिलेगा। मेरे साथ लर्न करो, इंपॉर्टेंट है। और एक डिफरेंस आ रहा है, और हम पॉइंट के साथ चल रहे, फ्लो से बिगड़ो मत। जो बच्चे शायद अभी लाइव में जुड़े, बेटा आपको कोई मेरे साथ नहीं करना, स्टार्टिंग से देखो तो आपको ना कंट्रोल आएगा। नहीं तो अभी डायरेक्ट जुड़े हो तो तुम्हें नहीं समझेगा। जो बच्चे पहले से, उन्हें ना कनेक्ट हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले। ठीक है, और मैंने कहा था देखो, और 10 मिनट सेशन लूंगा मैं, जितना हो। फिर एसपी पे जाना है हमें, ठीक है, मतलब 50 तक, और 10-20 मिनट में भी, 20 मिनट और 10-20 मिनट, फिर एसपी लेक्चर चालू होगा, वो करेंगे, फिर ओसीएम करेंगे, और कल वापस 7 बजे इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे।
और फिर वो जो टाइम है कब, 9 10 दिन की आपकी छुट्टी, एवरीडे मॉर्निंग वापस में अगर जुड़ूंगा तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि वो बचे हुए 9 दिन में आपका पूरा इको हो जाएगा, भले आपने पढ़ा होगा तो भी, नहीं पढ़ा होगा तो भी। अभी इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया, इतना तो भरोसा मुझ पे रख सकते हो बेटा। चलो दूसरा, दूसरा डिमांड डिपॉजिट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, अभी तो मैंने बताया था डिमांड डिपॉजिट में दो आएगा, करंट और सेविंग, और टाइम डिपॉजिट में आपका रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। तो सर बच्चों को ये भी नहीं समझता कि ऐसा डिफरेंस बनाते हैं, और ये मार्च 2023 का सवाल है। ठीक है, इंटरेस्ट इज ओनली पेड ऑन सेविंग अकाउंट, नो इंटरेस्ट पेड ऑन करंट अकाउंट। ठीक है सर, ये भी पॉइंट हमने देखा था। और टाइम डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट इज मोर देन इंटरेस्ट रेट ऑन क्या बेटा, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू डिमांड, क्योंकि डिमांड में तो करंट अकाउंट पे है ही नहीं और सेविंग पे कम है, और टाइम में तो एफडी पे ज्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा है करके। ठीक है, इट कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूअसली फॉर मेनी इयर्स एंड ऑपरेटेड टिल द टाइम ऑफ क्या, मैच्योरिटी। जब तक मैच्योरिटी रहेगा तब तक। चल नहीं आ रहा सर ये पॉइंट मेरे भाई, तीन तो लिख, तो 3 पॉइंट लिखेगा, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट बोले, लेकिन डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट लर्न हो गया क्या एवरीबॉडी? यस और नो, मुझे बोलो यार, फटाफट से बोलो। चलो इतने ही डिफरेंस, इन तीनों में से आएंगे कोई, तीन ही डिफरेंस है पेपर में, इन तीनों में से आएगा। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट सुबह सुबह कराया, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट अभी समझा के बता रहा हूं, और ये मनी मार्केट से ही आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखेंगे, किसमें से, मनी मार्केट का ही पार्ट है। अब देख, रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, एग्जांपल लिख रहे, जब मैं पांचों करवा दूंगा तो हेडर्स इधर भी हो जाएंगे, ये पहला पॉइंट। बट डोंट वरी, हमें घाई नहीं करना है। ये बताओ, ये लर्न हुआ क्या, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट? ओके सर, ये क्वेश्चन आपको विद प्रूफ मार्च 2023 में हम लोग जाएंगे, आप देखिएगा सर और मैडम, डिफरेंस बिटवीन, ये रहा डिफरेंस बिटवीन, और ये रहा डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। बताओ पॉइंट याद आ रहे हैं क्या, हाँ या ना? ओके, डन हो गया बेटा। तो चैप्टर नंबर 9 से अब डरो मत, ठीक है, मिलके साथ में कंप्लीट करेंगे, कोई डरने की बात है नहीं, आराम से सब हो जाएगा करके। भरोसा अपने पे रखिए और थोड़ा भरोसा मुझ पे रखिए। ठीक है, चलो डन 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 सर, हो गया, इतना हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं करके। ओके, ये वाला पॉइंट डन। ओके, एंसिलरी सर्विस में क्या है सर, ये बहुत सिंपल है इसमें, जैसे कि फंड ट्रांसफर हो गया, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, लॉकर, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग। तो हमको पता है, आपने यूटिलिटी और एजेंसी फंक्शन देखा था ओसीएम में, बस वैसे एंसिलरी सर्विसेज है। एंसिलरी सर्विसेज क्या बेटा, जो हमने देखा था ना वहां पे, एजेंसी और यूटिलिटी, उन दोनों का कंबाइन कर लीजिए। क्या हो गया भाई, तो हम लोकर फैसिलिटी देंगे, आप बैंक में मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो, हम आपको गिफ्ट चेक दे देंगे, डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे, ये सारे जो आपको चाहिए बिल्कुल लिख दिया, फॉरेन एक्सचेंज कर देंगे, डन। और क्रेडिट क्रिएशन, लोन क्रिएट डिपॉजिट विच आफ्टर रिजर्व रिक्वायर्ड फंड मोर लोन मल्टीप्लाई क्रेडिट। मतलब सर इतना याद रखना, मल्टीप्लाई क्रेडिट इसमें ना एक आपको मैं बताऊंगा टेक्स्ट बुक में आके, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं बेटा। आइए टेक्स्ट बुक में आइए, दो फंक्शन हो गए तो फिर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में और ज्यादा कुछ है नहीं। क्या एमपी कीजिएगा? डेरिवेटिव डिपॉजिट एमपी कीजिएगा। प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट कभी कभी ना वन वर्ड के लिए आ जाता है, या आपको समझना पड़ेगा सर। ये देखो, क्रेडिट क्रिएशन में कोई कोई चीज नहीं छूटेगी बेटा, सब जहां पे इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव किए थे ना, वैसे आप कमर्शियल बैंक में ये भी चीज करेंगे। सर प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जब बंदा फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करता है ना, ये कमर्शियल बैंक आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। और ये भी आईएमपी कीजिए कि क्रिएटर ऑफ क्रेडिट कौन रहेगा भाई, कमर्शियल बैंक आर द क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। और कमर्शियल बैंक के एग्जांपल पता है ना, रिजर्व बैंक अलग, कमर्शियल बैंक में क्या आता है, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी ले लो आप, ठीक है। तो यहां पे जब आप फर्स्ट टाइम पैसा डिपॉजिट करोगे, मतलब मैंने 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया और उससे लोन दिया जा रहा, ये प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। बट सामने वाले को 10 करोड़ का मेरा खुद का डिपॉजिट था, फर्स्ट टाइम मैंने डिपॉजिट किया और उससे लोन क्रिएट हुआ, ठीक है, ये प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति को मैंने उससे 9 करोड़ का लोन दिया
और 9 करोड़ का लोन कभी भी कैश, अभी समझ कितना समझेगा आई डोंट नो, बट समझो कि पैसा लोन का कभी हाथ में नहीं देते, हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। समझिए, अमोल कास्तर का 10 करोड़ बैंक में पड़ा है। अब बैंक बोलेगी इसका इससे हमें पैसे कमाने, कैसे कमाए? तो बैंक क्या करेगा, किसी को लोन देगा। तो लोन कभी उसके हाथ में कैश नहीं देगा, वो उसका लोन अकाउंट ओपन करेगा और उसके अकाउंट में पैसा शिफ्ट करेगा। तो ये भी तो डिपॉजिट हुआ, लेकिन इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी डिपॉजिट। द सेकेंडरी डिपॉजिट, या तो इसका नाम है डेरिवेटिव डिपॉजिट, आर क्रिएटेड आउट ऑफ लोन्स गिवन बाय द बैंक। इतना याद रखना, अगर तुम्हें आ जाए कभी भी कि ऐसा डिपॉजिट जो लोन से क्रिएट होता है, लोन गिवन बाय बैंक, उसे क्या बोलते हैं, या तो डेरिवेटिव नहीं तो सेकेंडरी। बस इतना शांति से सुनो। प्राइमरी डिपॉजिट मैंने खुद पैसा डिपॉजिट करवाया, लेकिन जो डिपॉजिट बैंक के लोन देने से क्रिएट हुआ, किससे बेटा, बैंक के लोन देने से, उसे क्या कहेंगे, डेरिवेटिव या सेकेंडरी। बस इतना याद रख लो, आपका क्रेडिट क्रिएशन खत्म। अब हेडर भी खत्म। 4 हेडर है कमर्शियल बैंक के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांस, एंसिलरी सर्विसेज और क्रेडिट क्रिएशन। दैट्स ऑल। इतना समझा? पेज नंबर, अरे भाई साहब पेज नंबर चैप्टर 9 पे जाना, ढूकले पेज नंबर 84। कितने ढूकलो हो रहे तुम, वही बताना पड़ रहा है। अब चैप्टर 9 चल रहा है तो जाना पेज नंबर पे। क्या कर रहा है बेटा सुबह सुबह? चलो दोस्तों, स्ट्रक्चर याद रखिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मनी मार्केट में हम लोग उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और वो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर पे आ रहे हैं। कौन से सेक्टर पे, ऑर्गेनाइज। और कितने पार्ट किए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक में उसका क्या कर लिया हमने, फंक्शंस कर लिए। अल्टीमेटली हेडर्स को याद रखिए। मेमोरी टेक्निक आपको टाइम टाइम टू टाइम वो चैप्टर के वक्त सही लगता है, बट सारे चैप्टर्स आएंगे तो प्रॉब्लम का, इसलिए कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। देन आफ्टर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में हमने देख लिया उसके, इसमें क्या आता है, डिफरेंस या आइडेंटिफाई आता है बहुत बार, और यही आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा। डन। फिर सर कोऑपरेटिव बैंक, अभी खत्म हो जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक है जो स्टैब्लिश हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904। दे कैटर टू क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप। या आईएमपी कीजिएगा कि वो स्मॉल एंड मीडियम ग्रुप का, इनकम ग्रुप का जो फाइनेंशियल नीड है उसे सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ओके, की कंपोनेंट प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। ये भी आपको ना ओसीएम में दिखेगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी विलेज लेवल पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। ये पूरा ओसीएम में किया है आपने, अगर आपने टाइप्स ऑफ बैंक किए रहेंगे तो। पहले ही 3 टाइप से ओसीएम के, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। और यहां पे भी देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट में पहला आया सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक। और कोऑपरेटिव में वही है, प्राइमरी विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट क्या बेटा, स्टेट लेवल पे, और ये कंट्रोल करता है इन दोनों को, प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट को। दैट्स ऑल दोस्तों। अब मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर में 3 चीजें करने के बाद हम चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है सर, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है, किसको, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। पहला आईएफसीआई, अब टेक्स्ट बुक में देखते जाइए और एक कीवर्ड लिखिए, फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कि भारत का पहला डीएफआई क्या था, डीएफआई का फुल फॉर्म क्या बेटा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडिया का पहला डीएफआई, सिर्फ समझने के लिए मेरे साथ बैठे हो तो चैप्टर पे पूरा होल्ड कीजिएगा। फर्स्ट डीएफआई ऑफ इंडिया क्या था, आईएफसीआई, जो 1948 में आया था। लिबरलाइजेशन के बाद, अच्छा 1991 में पता है एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन। तो आफ्टर लिबरलाइजेशन वो डाइवर्सिफाई हुआ, कमर्शियल बैंक, वेंचर कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इतना तुम्हें याद नहीं रहेगा तो डोंट वरी, ये कभी आता भी नहीं डायरेक्ट पेपर में, लेकिन इसकी वजह से चैप्टर को गाली मत दो। कमर्शियल और सेंट्रल तो अच्छे से किया है, ज्यादा दिक्कत रही तो इतना तो भी लिखना कि मीडियम और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को देता है। फर्स्ट डीएफआई आईएफसीआई था, ठीक है। ठीक है, आईसीआईसी मर्ज हो गया, ये सब गवर्न बाय आरबीआई, ये लिख देना, गवर्न बाय आरबीआई गाइडलाइन फॉर बिकमिंग कमर्शियल बैंक। ज्यादा लोड मत ले, बस वन टाइम रीडिंग करेगा तो भी चल जाएगा बेटा ये पॉइंट, क्योंकि इसमें ही दिक्कत आती थी ना, इसलिए तो चैप्टर छोड़ते थे। और लास्ट है डीएफएचआई, डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया, established in 1988 by वाघुल कमेटी रिकमेंडेशन। तो ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हो। डीएचएफआई किसके रिकमेंडेशन से, ये स्थापना हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, वाघुल कमेटी। बोलो बेटा क्या, वाघुल कमेटी। हो गया हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन सा कमेटी, वाघुल कमेटी। कौन सा कमेटी, वाघुल कमेटी। जॉइंटली ओन बाय आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस जॉइंटली ओन बाय, ये लिखिएगा क्या, आरबीआई। ये और ये चार्ट्स आपको अपने ऐप में मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया बेटा तो जाइए और ऐप में ये चार्ट, और मोबाइल में प्रॉपर उसे
पढ़िए कि किस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो करके। जैसे आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टली करके उस पर क्लिक करके जूम भी हो गई चार्ट, ठीक है। प्रिंट आउट आपको A4 में नहीं निकल रहे, A3 में निकालने पड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है मोबाइल है तो अच्छे से भाई उसका इस्तेमाल करो, वैसे ही पड़ेगा। और जिनका टैब रहा तो और अच्छा, अपना ऐप टैब पे भी होता है तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, लैपटॉप पे भी एक्सेस है, ठीक है। चलो, पर्पस क्या है? क्वालिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मनी मार्केट का तो देख रहे हैं हम लोग सब, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है इसका ऑब्जेक्टिव है। एनीवेज ये दोनों ही इतने लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पहले तीन याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, यही से सवाल बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव बैंक थर्ड, फिर DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और पांचवा DFHI, दैट इज क्या बेटा? डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे ना एक डिफरेंस है, वो मुझे आपको करवाना है। अभी सुन लो, ये वाला जो टेक्स्ट बुक का ही है, क्या डिफरेंस है बेटा? ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसका जो पहला पॉइंट है ना बेटा, वो टाइप है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के टाइप देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा तो भी चलेगा, DFI, और DFHI, डिस्काउंट एंड क्या फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये वाला, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अच्छा, दिस सेक्टर अंडर द क्या परव्यू ऑफ RBI, मतलब किसके कंट्रोल के अंदर आते हैं बेटा? RBI के। इंटरेस्ट रेट लो एंड बोरोअर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड मतलब उनको ना बहुत ज्यादा शोषण नहीं किया जाता, बट इसके साथ इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है? कम। किस में? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अभी एक साइड के पॉइंट कर लो। और मेनली ऑपरेटेड इन अर्बन, सेमी अर्बन एंड सर्टन रूरल एरिया। अर्बन मतलब शहरों में, सेमी अर्बन और क्या बेटा? रूरल एरिया, गांव में भी वो वर्क करते। तो ये तो एकदम सिंपल पॉइंट था। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज अभी हमें पढ़ना। और ऑर्गेनाइज देखो मेनली कहां पे ऑपरेट करता है? रूरल एरिया, रिमोट रीजन, जहां पे ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रह सकता। तो रूरल एरिया में कौन ऑपरेट करता है? अनऑर्गेनाइज। और ऑर्गेनाइज कहां पे ऑपरेट करता है? अर्बन, सेमी रूरल और रूरल में भी है, तीनों जगह। ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो बनाओ अगर आ गया तो, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट। नहीं तो समझ में ही नहीं आता कि लिखना क्या है। जम रहा है क्या बेटा? ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट में पहले एग्जांपल लिखना। अब हम अनऑर्गेनाइज कर लेंगे, टाइम हो गया, मतलब टाइम अभी मेरे पास अभी 8 बजने को 10 मिनट बाकी है। वो मैंने मेरे लिए ब्रेक रखा था स्पीच से पहले, लेकिन अब नहीं ले रहा हूं मैं मेरा ब्रेक। तुम भी अभी कंप्लीट कर लो एक, तो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट डन होगा। कल सुबह अपन प्रॉब्लम्स देख लेंगे, खत्म ना, बड़ा पार्ट डन हो गया बेटा। करेगा तो होगा। और एक 2 दिन के सेशन में मॉर्निंग सुबह उठ के पढ़ाई हो रही है। अपने सारे दोस्तों को प्लीज यार बोल दो कि अभी तो भी पढ़ना चालू कर, और भेज जो जिन्हें जिन्हें टेंशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो मुझे एक पॉइंट तो बताओ, ये तुम्हें ना अभी बता देता हूं। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिफरेंस में ना ज्यादा अच्छे से होता है। तो अभी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हमने देखा उस पे आरबीआई का कंट्रोल है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर डज नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। ये एक पॉइंट याद रखना बेटा, आराम से हो जाएगा, सिंपल पॉइंट है डिफरेंस का भी। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एग्जांपल्स, उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर आरबीआई के कंट्रोल में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में साहूकार लोग आते हैं, और उस साहूकार लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा लोगों का शोषण कर लेते, इतना इंटरेस्ट रेट हाई लगाते, घर बार बेचने पड़ते लोगों को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वेरी हाई एंड बोरोअर आर एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेशन मतलब उनका शोषण हो रहा है, और यहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है। मेरे को बताओ ये डिफरेंस लर्न हो जाएगा क्या हमारा? एवरीबॉडी, ऑर्गेनाइज सेक्टर तीनों जगह पे, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर यूजुअली रूरल एरिया और रिमोट रीजन में काम करता है। मुझे ये डिफरेंस होने चाहिए। सर ये कैसे, हम एग्जांपल कैसे याद रखा? अभी मैं जाने वाला हूं, वो बताऊंगा आपको, डोंट वरी। इंडिजीनियर बैंकर, मनी लैंडर, ये तुरंत हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पहले डिफरेंस बता दो। डिफरेंस की ये 3 पॉइंट बहुत सिंपल है एवरीवन, ये तीन ही डिफरेंस है, इन्हीं तीनों में से कोई तो पेपर में आएगा, और पिछले दोनों एग्जाम में पेपर में सवाल आया जरूर है। चलो हुआ कि नहीं, यस और नो कमेंट करो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बताना किसके कंट्रोल के अंदर है? आरबीआई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कि आरबीआई का कंट्रोल नहीं है। अच्छा है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ये किसका स्ट्रक्चर है? मनी मार्केट का। समझ रहे हो? मनी मार्केट के दो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज और एक अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कहां पे लो होता है और लोगों का एक्सप्लोटेशन नहीं होता? ऑर्गेनाइज सेक्टर। इंटरेस्ट रेट कहां पे हाई होता है और लोगों का एक्सप्लोटेशन होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कहां पे काम करेगा? अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर यूजुअली रूरल और रिमोट एरिया में, दूर जहां पे ना कोई ध्यान ना दे, और लोगों की मतलब आप कितना भी कुछ करो यार, खत्म, ठीक है। ओके भाई और बहनों, ये तीन डिफरेंस है, तीनों के तीनों डिफरेंस करवाए। क्यों सर? क्योंकि सवाल आता है एक डिफरेंस या आइडेंटिफाई, और यहाँ पे आपको देखो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा होगा। और वो जब आपका एसपी का पेपर होने दो,
मैथ्स वाला आप मैथ्स के बाद वो कर लेना लेक्चर, क्योंकि एसपी पेपर के बाद तुरंत में लाइव तो चलने ही वाला है, तो इतना सुबह का 1 घंटा सिर्फ मुझे दीजिए, ठीक है। ओके सर, डन 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 सर, अपने अभी चार्ट पे आइए। अब हमने देखो ये चार्ट जो है, इसमें सर हमने स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसमें हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया सर, ऑर्गेनाइज सेक्टर को हमने कंप्लीट किया, जिसमें 5 था, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। 3 तो लर्न हो जाता है, 2 में दिक्कत थोड़ा बहुत हो रहा है, डीएफआई बार बार पढ़ ले, और डीएफएचआई, ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस। अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या सर, ऑपरेटेड इन रूरल एरिया। देखो ये पहला पॉइंट हो गया, इंडिजीनियस बैंकर, मनी लैंडर एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अनरेगुलेटेड मतलब जिसपे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। सर इंडिजीनियस बैंकर मतलब क्या, ये लोग बैंक तो नहीं होते, लेकिन बैंक जैसा काम करते हैं, फंक्शन लाइक बैंक, डील्स इन शॉर्ट टर्म क्रेडिट जैसे हुंडीज, प्रोवाइड फंड इन अनबैंक एरिया, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जिस एरिया में बैंक ही नहीं है, अनबैंक एरिया मतलब कोई बैंकिंग व्यवस्था नहीं है, वहां पे ये लोग क्या करते हैं, अपना खुद का प्राइवेट बैंक बना देते हैं, कोई लेना देना नहीं, बोले हमसे कर्जा लेके जाओ, दैट इज इंडिजीनियस बैंकर। ये कुछ कीवर्ड याद रखना बेटा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं, हुंडीज, और जहां पे अनबैंक एरिया है, बैंक ही नहीं, वहां पे लोग आते हैं। मनी लैंडर, मनी लैंडर मतलब साहूकार, ठीक है। ऑपरेट मेनली इन विलेजेस, वापस वही आ गया कि गांव खेड़ों में काम करते हैं। दे चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, ये तो आप लिखना ही बेटा अनऑर्गेनाइज में, ये डिफरेंस में भी हमने लिखा था। लैंड प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस, फार्मर, बोरोवर, आर्टिशन एक्सेट्रा। तो ये मनी लेंडर किसे भाई लोन देते हैं, किस काम के लिए देते हैं, प्रोडक्टिव, फार्मिंग करना है तो प्रोडक्टिव हो गया, उसे ट्रैक्टर लेना था। अनप्रोडक्टिव क्या हो गया, बच्चे का बर्थडे, बर्थडे को भी पैसा चाहिए, कोई इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है, बट क्या है कि वो पैसा ले लिया, भाई पार्टी करना है पैसा ले लिया, ये अनप्रोडक्टिव। तो ये मनी लेंडर प्रोडक्टिव एज वेल एज अनप्रोडक्टिव दोनों पर्पस के लिए पैसा देते हैं, और यूजुअली ये पैसा देते हैं फार्मर्स को, छोटे मोटे लेबर्स को और आर्टिशियन को। टेक्स्ट बुक में सेम पॉइंट लिखेगा बेटा, लेकिन आज पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट हो जाना चाहिए, और आप भी मुझे बताओ कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर, हो रहा है। और रेस्ट्रिक्टेड बाय आरबीआई ड्यू टू एक्सप्लोइटेटिव सर्विसेज। तो अब कुछ एरिया में आरबीआई ने कुछ रूल्स निकाले कि ऐसे साहूकार अगर दिखे तो हम इन पे ना कठिन मतलब कठोर कायदे लगाएंगे और इन्हें जेल वेल में डाल देंगे करके। ठीक है, तो इतने पॉइंट मनी लेंडर में लिखा तो भी चलेगा। अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग कमर्शियल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तीसरा और खत्म हो जाएगा सेशन। चिट फंड, निधि और लोन कंपनी, ये हम टेक्स्ट बुक में पढ़ने की कोशिश करते हैं बट ध्यान में नहीं आता, और ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है। व्हाट इज चिट फंड? मेंबर कंट्रीब्यूट रेगुलरली, फंड अलोकेटेड थ्रू बिड्स एंड ड्रॉ, ऑपरेटेड इन केरला एंड तमिलनाडु। आईएमपी करना, स्क्रीनशॉट खींचते जाना बेटा मेरे साथ, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचते जाना। चिट फंड यूजुअली कहां पे, केरला एंड तमिलनाडु। क्या होता है सर, वे विशेष तुमने सुना रहेगा, 10-15 लोग पैसा देते हैं, फिर एक जन के घर पे जाते हैं, जिस दिन वो ड्रॉ रहेगा फिर इसे चिट्ठी डालेंगे, फिर एक नाम आएगा, हाँ फिर सारे पैसे उसको दे दो उस महीने के, फिर दूसरा महीना आएगा, फिर वापस ड्रॉस करेंगे, जिसको मिला उसका नाम छोड़ के, फिर जिसको नहीं मिला जो नाम आया उसे चिट फंड कहता है। कहां पे फेमस है, केरला एंड तमिलनाडु, ये आता है कभी कभी। निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फंड ऑफरिंग लोन एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, ये याद रखना, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट अंडरलाइन करना, निधि कंपनी। और लोन कंपनी प्रोवाइड लोन टू ट्रेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हाई इंटरेस्ट रेट। तो ये देखो कंपैरिजन कहां पे होता है बताया था, निधि कंपनी में लो इंटरेस्ट रेट है, जबकि लोन कंपनीज में हाई इंटरेस्ट रेट है, इतना लिखना और खत्म हो गया। अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, चीट फंड, निधि कंपनी, निधि और लोन कंपनी, निधि और लोन कंपनी, खत्म। तुम्हारा आपका मनी मार्केट का स्ट्रक्चर डन। मनी मार्केट, आज जो सुबह सुबह उठे और पूरा लेक्चर किया बेटा, इस तरीके से आपने पढ़ाई की तो आसान है, बोर्ड एग्जाम अपना आराम से खत्म। ठीक है, 300 लाइक के करीब है, देखते हैं। आईपीओ में सेम कंसेप्ट है, हाँ बेटा। मनी मार्केट का स्ट्रक्चर बताओ, एक क्या बेटा, ऑर्गेनाइज और एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में हमने 5 पॉइंट्स देखे और अनऑर्गेनाइज में हमने 3 देखे। इस ये करना है तो आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये डिफरेंस भी अच्छे से करना। ये तीनों, इंडिजीनियस, मनी लेंडर, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और अनरेगुलेटेड में क्या बेटा, चीट फंड है, निधि है और एक लोन कंपनी है। निधि में रीजनेबल इंटरेस्ट है, लोन में हाई इंटरेस्ट रेट, इतना याद रखना। ओके, चलो बाकी तो मैंने बता दिया कि ऑर्गेनाइज में लो इंटरेस्ट रेट है, नॉट एक्सप्लोइटेशन, अनऑर्गेनाइज में हाई इंटरेस्ट रेट है, एक्सप्लोइटेशन होता है। यूजुअली ये तीनों सेक्टर में ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सिर्फ रूरल में होता है।
और बस आरबीआई का कंट्रोल ऑर्गेनाइज पे इस पे नहीं है, तो ये डिफरेंस लर्न हो गया, टाइम और डिमांड डिपॉजिट करा दिया, मनी और कैपिटल मार्केट करा दिया। दोस्तों कल 7 बजे वापस जुड़ेंगे। अब 1 मिनट बचा हुआ है, मैंने मेरा ब्रेक ओएसपी का लेक्चर थोड़ा 5-1 मिनट अपन मेरे को ब्रेक देना, ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ये हमने आज शुरू किया, उसमें हम मनी मार्केट देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको खुद बताया कैपिटल मार्केट में जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, आप कैपिटल मार्केट जरा देखिए, इतना सा चार्ट है, इतना है भाई, इतना सा पॉइंट है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में ही ज्यादा वक्त लगता है, वो भी हमने स्ट्रक्चर में ज्यादा वक्त लगता है, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, अब 3 ही पॉइंट बचे हुए हैं। तो हो सकता है कल के सेशन में अपना लर्निंग के साथ खत्म, तब ये 3 करना है और बाकी कैपिटल मार्केट। समझा क्या एवरीबॉडी? क्या आपको मजा आया? हाँ या ना? डन ना भाई? यस प्रांजल डन, सिद्धार्थ ओके ओके सर। सर इको कुछ नहीं हुआ है तो भाई सिद्धार्थ भाई सुबह से तू उठा ना, 7 बजे से लाइव है हम लोग। अब जो आए उनका एक 9वां चैप्टर तो बहुत दिक्कत थी ना बेटा, अब कैसे लग रहा है? और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगता है 9th में, बट ये अगर हो रहा है तो सोचो जो इजी है वो कितना अच्छे से होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़े, सुबह उठ के 7 बजे उठ के जुड़े, तो आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये सारा क्रेडिट आपका होगा बेटा, क्योंकि आपकी मेहनत है, सब किसी से नहीं होता ना। ऑनलाइन करना, पढ़ना, सुबह 7 बजे उठना, और 1 घंटे में अगर आपको इतना इम्पैक्ट हो रहा है, बस एक हेल्प कीजिएगा, जितना पहुंचा सकते हो अपने एकेसीए को बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक है। और अभी हमारे सीए फाउंडेशन सीए में CSEET के भी क्लासेस शुरू हो गए, तो अगर आपको वहां पे गाइडेंस चाहिए, नासिक में तो जरूर आया, वैसे ऑनलाइन में भी है, ठीक है। तो डरिए मत, सब हो जाता है। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एसपी में।